जिन्होंने संजीदगी की बात कही, जिन्होंने कहा कि बदतमीजी वो भी गलत है और उसके खिलाफ यहां से आवाज पैदा की, उसी कारण ये मंच जिंदा रहे। मैं एक ऐसे कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं जिसके साथ मैंने इटावा में एक ऐसी रात बिताई थी जिस समय प्रदेश के मुखिया मंच पर थे और वो कुछ ऐसा बोल गया था जो सच के बहुत करीब था और हमें लगता था कि आज कुछ अनहोनी होगी। उस रात भी मैं और वो साथ थे। ये उर्मिलेश जी का मंच है। मैं विनीत चौहान को उस हुंकार के साथ आवाज देता हूं जो उसके संस्कार में उर्मिलेश जी ने बोई है। आप अपनी भाषा के कवि को एक बार जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कीजिएगा। विनीत चौहान की ओर से आप सभी को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। मुझे नहीं पता कि 2 मिनट बाद इस मंच का और मेरा क्या हश्र होगा, लेकिन मैं 2 मिनट में आपकी और अपनी परीक्षा लेता हूं। बस मेरे कहने से पहले इतना समझ ले, मैं उस राजस्थान से आता हूं जहां अकबर की सेना का सेनापति का दायित्व ठाकुर मानसिंह निभाते हैं और राणा प्रताप की सेनापति का सेनापति दायित्व हाकिम खां सूरी पठान निभाते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है, देशभक्ति किसी एक कौम की बपौती नहीं है और देशद्रोही किसी एक कौम के माथे पर लिखा नहीं जा सकता। मैं कोशिश करूंगा इस बात की कि अब्दुल हमीद के बेटों को सिर नीचा न करना पड़े और किसी जयचंद को अपना मस्तक ऊंचा करने का मौका न मिले। मैं कोशिश करूंगा, मैं इस पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा जो मुझे यहां बोलना है। डॉक्टर उर्मिलेश जी ने 4 गुण हम 4 बेटों में बांटे। इसे संचालन सौंपा है, इसे मस्ती सौंपी है, आशीष को अपने वर्चस्व का सर्वाधिक हिस्सा सौंपा है, शौर्य और शल्य मुझे सौंपा है। मैं अपनी बातें करना चाहता हूं। बस एक टिप्पणी समझ लें, बहुत प्रसिद्ध क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, उनसे अपराध हुआ इस मुल्क में, उन्हें 1 रात जेल के सीखचों की सजा सौंपी गई। वो जेल चले गए, आप सब लोग जानते हैं। हमारे शिबू सोरेन नाम के एक नेता हैं, उनसे अपराध हुआ, उन्हें आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई, बाद में जमानत पर रिहा हुए। लेकिन मैं बहुत शर्म और दुख के साथ आपको सूचित करना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने इस देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर आक्रमण की योजना बना ली, उस आक्रमण को सफल भी कर दिया। हम उसे 3 साल से आज तक अफजल नाम के व्यक्ति को फांसी के तख्ते पर नहीं लटका सके। यह इस मुल्क के लोकतंत्र का कौन सा चेहरा था, यह मैं इस मुल्क के नेताओं से पूछना भी चाहता हूं। मैं यहीं से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि पूरी घाटी तो दहक उठी पहले ही खूनी बारिश से। मैं जिंदा दिल देखना चाहता हूं, आपकी निष्पक्षता देखना चाहता हूं, मैं भी अपनी निष्पक्षता बोलना चाहता हूं कि पूरी घाटी तो दहक चुकी पहले ही खूनी बारिश से। हम कदम कदम पर घायल हैं कुछ मक्कारों की साजिश से, लेकिन कुछ कुर्सी के बेटे घड़ियाली आंसू बहा रहे, अपनी छाती को पीट पीट फांसी का मातम मना रहे। मैं कहता हूं ये सारे ही सबसे ज्यादा नालायक हैं, उस आतंकी के साथ साथ फांसी चढ़ने के लायक हैं, उस आतंकी के साथ साथ फांसी चढ़ने के लायक हैं। तो तुमने फांसी को टाल दिया। पहुंचे आप तक जो मैं कहना चाहता हूं। 8 बेटे हुए हमने संसद के हमले में, 4 बेटे राजस्थान देता है, इसलिए मेरा दर्द बड़ा होता है। उसे बड़ा करिएगा कि तुमने फांसी को टाल दिया कानूनी चंद किताबों पर, तुमने फांसी को टाल दिया कानूनी चंद किताबों पर भूल गए उन बेटों को जो खेल गए थे जानों पर भूल गए उन बेटों को जो खेल गए थे जानों पर, जो मां का वक्षस्थल छू दे संसद तक आतंकवादी चलाए और हम अहिंसा की दुहाई देते रहे। मैं 2 पंक्तियों में निर्णय देखना चाहता हूं। देशभक्ति की तरफ झुकता है या आतंकवादी के पलड़े में बैठ जाता है। अंतिम पंक्ति पूछता हूं मैं कि तुमने फांसी को टाल दिया कानूनी चंद किताबों पर भूल गए उन बेटों को जो खेल गए थे जानों पर, जो मां का वक्षस्थल छू दे वो कातिल क्रूर दरिंदा है। मैं पूछ रहा हूं दिल्ली से, अफजल क्यों अब तक जिंदा है? मैं पूछ रहा हूं दिल्ली से, अफजल क्यों अब तक जिंदा है? देश की राजनीति जिस तरह की बातें कर रही है, मुझे क्षमा करें कहने के राजनीति के 2 बड़े पुरोधा लोग यहां बैठे हैं। जो पिछले दिनों संसद में लोकतंत्र के नाम पर जिस तरह नोटों की गड्डियां उछली हैं, मुझे नहीं लगता 61 साल के लोकतंत्र ने इतिहास में कोई अपना अच्छा दृश्य दिखाया हो। जिस मुल्क में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आतंकवादियों और अपराधियों के वोटों से चुनकर के आना शुरू हो जाए, उस देश का लोकतंत्र कौन से हिस्से में आता है? माफ करें साहब, एक बयान बोलता हूं, मुझे बोलते हुए शर्म आएगी, आपको सुनकर शर्म आएगी। गलत हो, मुझे पत्रकार लोग बैठे मुझे टोक सकते हैं। वर्तमान संसद के अंदर 101 एमपी वो बैठते हैं जिन पर लूट, अपहरण और बलात्कार के मुकदमे दर्ज हैं। 12 एमपी वो बैठते हैं जिन पर माफिया सरगना होने का आरोप दर्ज है। और शायद शर्म से तालियां उठे इस छोटे से पंडाल में, 5 एमपी वो बैठते हैं जिन पर दुकान से सामान चोरी करने का आरोप दर्ज है। और हम कहते हैं लोकतंत्र महान हो गया। सियासत का, तुफैल भाई 2 पंक्ति कहते हैं, आपकी तालियां एक बार उठें कि सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। और सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी थी
तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। तब मैं कहना चाहता हूं सुनना कि कोई साधु संत नहीं है राजनीति की ड्योढ़ी पर। अरुण गवली, मुन्ना शुक्ला, दद्दन पहलवान जैसे लोग यदि आकर देश की संसद पर दस्तक देना शुरू कर दें, माफ करें साहब, या तो तिहाड़ जेल की सलाखें कमजोर हैं या संविधान की धाराओं में कुछ कमियां खड़ी हो गई हैं। मैं शुरू करता हूं सुनेगा कि कोई साधु संत नहीं है राजनीति की ड्योढ़ी पर, अपराधी तक आ बैठे हैं मां संसद की सीढ़ी पर। अब दो पंक्तियां यदि ठीक लगे तो मेरे हौसले को दाद देना, मैं कहां खड़ा हूं और क्या बोल रहा हूं। अपराधी तक आ बैठे हैं मां संसद की सीढ़ी पर, तो गुंडे, तस्कर, चोर, माफिया सीना ताने अड़े हुए और जिनको जेलों में होना था वो संसद में खड़े हुए, जिनको जेलों में होना था वो संसद में खड़े हुए, जिनको जेलों में होना था वो संसद में खड़े हुए। तो डाकू नेता साथ मिले हैं राजनीति के जंगल में। इशारा किया कुमार ने, मर गया निर्भय गुजर इटावा के जंगलों में, लेकिन जाते जाते आपकी एक सरकार को तो नंगा करके चला गया। मैं बहुत धीरे पढ़ता हूं इन पंक्तियों को, विस्फोट तेज हो तो उसे ताली में तब्दील करना कि डाकू नेता साथ मिले हैं राजनीति के जंगल में, डाकू नेता साथ मिले हैं राजनीति के जंगल में, और कोई फर्क नहीं लगता है अब संसद और चंबल में, कोई फर्क नहीं लगता है अब संसद और चंबल में। हम कहते हैं हमने सरकार बचा ली संसद में, माफ करना साहब कैसे बची है सरकार। चार पंक्ति निवेदित करता हूं, केंद्र सरकार पर खर्च करता हूं कि सांप, नेवले और भेड़िए एक दूजे के साथ मिले। पंक्तियां पहुंचे तो मुझे इशारा कर देगा, आप समझ चुके हैं कि सांप, नेवले और भेड़िए एक दूजे के साथ मिले और माया, अमर, मुलायम सारे मिलकर एक ही साथ खड़े। माया, अमर, मुलायम सभी मिलकर सारे एक हाथ खड़े। और दो पंक्ति समझ जाएंगे, मैं कहना चाहता हूं इशारे में समझना कि चरण चाटते हुए मिले सब राजनीति की ड्योढ़ी पर। पंक्तियां समझ जाए तो एक भी हाथ खाली न रहे, मैं बहुत बड़े व्यक्ति पर उंगली उठाने जा रहा हूं कि चरण चाटते हुए मिले सब राजनीति की ड्योढ़ी पर, और पीएम शीश झुकाए बैठे 10 जनपद की सीढ़ी पर। पीएम शीश झुकाए बैठे 10 जनपद की सीढ़ी पर, पीएम शीश झुकाए बैठे 10 जनपद की सीढ़ी पर। और आदरणीय विधायक जी आप बैठे, सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग आप लोगों की तरफ से हुई है। दो पंक्ति और फिर समझ लेना कि बीजेपी और बीजेडी में आस्तीन के नाग मिले। समझना जो मैं कहना चाहता हूं, जैसा कुमार ने कहा हमने किसी की वर्दी नहीं पहनी हुई है, हम इस मिट्टी के बेटे हैं, इसकी कसम खाकर बोलते हैं। फिर कहता हूं समझना कि बीजेपी और बीजेडी में आस्तीन के नाग मिले, और जो पगड़ी पावन समझी थी उस पर कितने दाग मिले, जो पगड़ी पावन समझी थी उस पर कितने दाग मिले। 25-25 साल लगे हैं इन्हें जेल तक जाने में। एक शिबू सोरेन का वारंट तामील होने में 25 साल लग गए, क्योंकि आप कोयला मिनिस्टर हैं। धनंजय कुलकर्णी होगा तो फांसी के तख्ते पर लटकेगा। मैं इस देश की न्याय व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता हूं। और अंतिम पंक्ति बताता हूं, आपकी तालियां होंगी तो मैं अगली कविता पढ़ूंगा, वरना मेरा स्थान सुरक्षित है कि 25-25 साल लगे हैं इन्हें जेल तक जाने में, और जाने कितने साल लगेंगे फांसी पर लटकाने में, जाने कितने साल लगेंगे फांसी पर लटकाने में। और जिस दिन इनको फांसी होगी लाल किले के आंगन में, कोई दाग नहीं होगा तब भारत मां के दामन में, कोई दाग नहीं होगा तब भारत मां के दामन में, कोई दाग नहीं होगा तब भारत मां के दामन में। लेकिन ऐसी स्थिति हुई नहीं साहब। 55 साल तक ये मुल्क अचकन पर गुलाब लगाकर सफेद कबूतर छोड़ता रहा लाहौर की तरफ। यहाँ केशधारी बंधु बैठे, मैं इनकी पगड़ी को गुरुद्वारा मानकर प्रणाम करना चाहता हूँ। 61 साल से मुल्क एक ही काम करता रहा, 52,000 बेटे खो दिए हमने कश्मीर का घोषित युद्ध में। हम अहिंसा की बातें करते रहे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, काश एक बार ही सही इस मुल्क ने सफेद कबूतरों की बजाय गुरु गोविंद सिंह के बाज भी लाहौर की तरफ छोड़े होते तो देश की तकदीर का फैसला कुछ और हुआ होता। माननीय अटल जी भी गए थे डीलक्स बसों पर यात्राएं करने के लिए। मुझे गौरव प्राप्त है कि मैंने 3 बार लाल किले से 26 जनवरी पर उनके साथ कविता पाठ किया है, ये मुझे गौरव प्राप्त है। मैंने उनसे भी कहा था, मान्यवर क्या डीलक्स बसें लेकर के जाते हैं, संभव हो तो एक बार ही सही टैंक पर बैठकर लाहौर चले जाओ, हमें करगिल का युद्ध दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन जो स्थितियां वो समझिएगा, मैं कहना चाहता हूं कि बार बार वार्ता से कोई फायदा नहीं है, बात इतनी सी हम जानते हैं क्यों नहीं। और अगली पंक्ति में लगे पड़ोसी मुल्क का चरित्र आप जानते हैं और मैं बताना चाहता हूं, तो तालियों की कंजूसी मुझे खल रही है कि बार बार वार्ता से कोई फायदा नहीं है, बात इतनी सी हम जानते हैं क्यों नहीं। और कुत्ते वाली पूंछ है सीधी कभी होगी नहीं, काटनी पड़ेगी आप मानते हैं क्यों नहीं। क्या चाहता है देश, एक बार तय कर ले, काटनी पड़ेगी आप मानते हैं क्यों नहीं। तो जिन लोगों ने हजारों घर उजाड़ दिए, जीरे ऐसे जाहिरों पर तानते हो क्यों नहीं। और पूरे पाकिस्तान पर वो अपना तिरंगा फहरे, एक ऐसा युद्ध आप ठानते हो क्यों नहीं। कैसा युद्ध, किसका युद्ध साहब। 462 आतंकवादी आज भी इस मुल्क की जेलों में कैद है, जिस समय विनीत चौहान कविता पढ़ रहा है।
हम एक अफजल पर परेशान हैं। हमने पुलिस पर बहुत हास्य की कविताएं पढ़ी हैं, एसएसपी महोदया बैठे हुए हैं, हमने 8 बेटे खोए हैं, हम इन पर हास्य की कविता ऐसे पढ़ते हैं जैसे लोग पाकिस्तान से आए। माफ करना साहब, संसद के हमले में हमने जो 8 बेटे खोए हैं उनकी स्थितियों पर भी इस मुल्क को कुछ सोचना चाहिए था। मैं तब कहना चाहता हूं जो स्थितियां इस देश की हैं, हमने उन वीआईपी ट्रीटमेंट दी, उन्हें 10-10 साल तक जेलों में, इन्हें नौकरों की तरह खड़ा कर दिया, हमने पुलिस के जवानों को खिलाओ, इन्हें तो सरकारी मेहमान हैं, तो क्या इस वर्दी को गुस्सा नहीं आता होगा? मैं एक पंक्ति इस वर्दी के समर्थन में कहना चाहता हूं, आपने हास्य पर तालियां बजाई इस वर्दी के लिए, यदि शौर्य की बात पर भी आपकी तालियां उठेंगी तो इन बेटों का हौसला बढ़ेगा। इन बेटों को आतंकवादियों से लोहा लेने में, रक्त बहाने में कभी हिचक नहीं होगी। मैं इनके हौसले के लिए कहता हूं, क्या करें आतंकवादियों के साथ जिन्हें 10-10 साल तक हमने जेलों में वीआईपी ट्रीटमेंट दिए। एक फैसला पड़ता हल्दी घाटी का बेटा, और ईमानदार देशभक्तों से इस पर तालियां चाहते हुए फैसला लागू हो इस देश में कि आग को बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगी, ये हो सके तो इसे तीव्र जलधार दीजिए, और क्रूरता को क्रूरता से ही मिटाना पड़ता है, प्यार मांगता हो उसे खूब प्यार दीजिए। अब फैसला सुनना, हाथों को खोलना, प्यार मांगता हो उसे खूब प्यार दीजिए, तो सांप के सपनों को भी घर में न पालिएगा, इनके तो हर फन पे प्रहार कीजिए, और 10-10 साल इन्हें जेलों में न बंद रखो, इन्हें मुठभेड़ में ही गोली मार दीजिए, इन्हें मुठभेड़ में ही गोली मार दीजिए। ये तरीका जिस दिन दिल्ली अपना लेगी उस दिन कोई आतंकवाद की समस्या इस देश में नहीं रहेगी। लेकिन हम लोग तो गांधी के देश में रहने वाले लोग, एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा प्रस्तुत करते हैं। और वो वाक्य बोलता हूं जो आपके पहले मुख्यमंत्री जी को बहुत अखर गया था, मैंने जहां से छोड़ा है उसे वहीं से शुरू करता हूं, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने बोल रहा हूं, जाकर उन्हें बताना विनीत अभी ऐसा बोलना बंद नहीं किया। काश इस देश ने गांधी की तस्वीर के साथ सुभाष और पटेल की तस्वीरें भी लगा ली होती तो मैं बर्बादी के कगार पर नहीं आना पड़ता। मैं यहां से अपनी बात शुरू करता हूं, सुनना। संसद पर भी हमला हो गया और हम अहिंसा के रूप में कायरता के बीज बोते रहे, तो विनीत चौहान एक कविता लिखता है, स्वागत है विनीत, पढ़िए। कि कब तक हम दोहराएंगे इस कायरता की भाषा को, ऐसा मुझे लगता है इसलिए मैं बोलता हूं कि कब तक हम दोहराएंगे इस कायरता की भाषा को, कब तक हम ढोते जाएंगे हिंसा की परिभाषा को, कितना शीश झुकाएंगे हम पिंडी के दरवाजे पर, कब तक मौन रहेंगे बोलो दिल्ली के आदेशों पर। अब तो उसने संसद पर भी आकर हमला बोल दिया, अब तो उसने संसद पर भी आकर हमला बोल दिया, और हमारे भाईचारे की पोलों को खोल दिया, और हमारे भाईचारे की पोलों को खोल दिया। और मन करे तो इन 2 पंक्ति पर इसलिए हाथ खोलिएगा ताकि मरता हुआ देश एक बार जीना सीख जाए कि और हमारे भाईचारे की पोलों को खोल दिया, तो फिर हमको भी उसकी ही सीमा तक बढ़ जाने दो, तो फिर हमको भी उसकी ही सीमा तक बढ़ जाने दो। अब तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो, अब तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो, अब तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो। करगिल का युद्ध शुरू हुआ, नेताओं के भाषण शुरू हुए, घबराना मत, तुम तो तिरंगे लेकर डटे रहो चोटियों पे, राजस्थान के रणबांकुरे हो, हम देंगे दिल्ली में भाषण। हरमन का बड़े बहादुर नेता है, अब क्या डरना, अब तो नेता बचाएंगे इस देश को। हंसना रोना इस मुल्क की तकदीर पर। 8 आतंकवादी संसद के गलियारे में क्या पहुंचे, 450 MP रास्ता खोज रहे थे, भागे तो भागे किस दरवाजे से। इन भाषणवीरों की स्थिति थी। वो तो भला हो पुलिस के उन 8 जवानों का जिनके सीने पर लगी बंदूक की गोलियों के निशान ने इस मुल्क के लोकतंत्र के मंदिर को डहने से बचा लिया, वरना क्या आज हम कविताएं सुन रहे होते। 4 पंक्तियां लिखी मेरे बड़े भाई समर ने पुलिस के जवानों के संदर्भ में, और कोई भीख नहीं मांगता उनके बलिदान के लिए आपसे। मन करे तो तालियां बजाइए, वरना खामोश रहिएगा, मुझे इस देश की राख को पूरे में कभी और वक्त लगेगा कि उनके गर्म लहू के छींटे साहस की तहरीर बने, और वो जीते जी लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने, और 8 जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा। अपनी लाशें बिछा नींव में, ऊपर हिंदुस्तान रखा, अपनी लाशें बिछा नींव में, ऊपर हिंदुस्तान। लेकिन तब भी लोगों ने कहा नहीं साहब इनसे बातचीत करो, ये आतंकवादी नहीं है, ये फूफा जी अपने, बातचीत करो इनसे। जब भी मुल्क के नेताओं की सरहदों से कायरतापूर्ण बातें आई तो मैंने 2 पंक्ति राजनीति तरफ उंगली उठाने की कोशिश करी है। मैं उर्मिलेश जी के शहर में खड़ा हूं, वे जहां कहीं हो सुने उनकी अगली पीढ़ी कुछ कहना चाहती है। यदि राजनीति को गाली भी गाली के रूप में दे दी तो फिर काहे की कविता। मैं एक पंक्ति में इशारा करना चाहता हूं, आपको लगे मैंने राजनीति को इशारा भी कर दिया है और गाली भी हो गई है, तो उर्मिलेश जी का मन मांगता हूं कि वो जहां कहीं हो अपने आशीष के अक्षत मेरे सर पर भी बिखेरे कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है उनके मरने जीने में। इसमें केवल एक पंक्ति कविता की है बस,
कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है उनके मरने जीने में। मैंने उन नेता से कहा जो हिम्मत से बोलता हूं कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है उनके मरने जीने में, जो संगीने झेल रहे थे अपने नंगे सीने पे। तुम तो छिपकर बैठ गए थे संसद के तय खाने में, तुम तो छिपकर बैठ गए थे संसद के तय खाने में। हमने 5 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में, हमने 5 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में। मुझे उम्मीद इससे ज्यादा कविता पर तालियों की थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि बहुत कम लोगों तक बात पहुंची। 2 पंक्ति बोलता हूं मैं, कोई नहीं, आपकी खामोशी इस देश की खामोशी है। ये इस तरह ना हुआ होता तो हम आज यहां थोड़ी आते। 2 पंक्ति निवेदित करता हूं बस। ये भाषा मेरी नहीं जो मैं अब बोलने जा रहा हूं। मेरे अनेक बड़े कवियों ने मुझे कहा विनीत ये भाषा तेरी नहीं है जो तू ये लिखने जा रहा है। सच मानना, जिस दिन हमला हुआ मैं बहुत दूर था, नेपाल एक कवि सम्मेलन में, मुझे रास्ते में पता लगा संतोष पर हमला हो चुका है। लोगों ने गुस्से में क्या कहने का अपने नेताओं के खिलाफ। मैं हैरत में था इस देश के लोकतंत्र पर। ये भी बोलेंगे हम अपने नेताओं के खिलाफ, लेकिन मैं आप सबको कसम देता हूं, अपने अपने कलेजे पर हाथ रखो और खुद से पूछो, क्या आपने नहीं सोचा था काश आतंकवादी ये काम और कर देते तो मुल्क की तकदीर सुधर जाती। और मैंने भी बताया नहीं वो क्या करते। यदि आपको लगे कि मैंने ठीक वही कहा है जो आपने सोचा था उस दिन, तो मैं इस मुल्क के गुस्से को, आक्रोश को ऊर्जा बनाना चाहता हूं। सुनना कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है उनके मरने जीने में, जो संगीने झेल रहे थे अपने नंगे सीने पे। तुम तो छिपकर बैठ गए थे संसद के तय खाने में, हमने 5 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में। अच्छा होता कुछ आतंकी संसद के अंदर जाते, अच्छा होता कुछ आतंकी संसद के अंदर जाते, और हमारे कुछ कायर नेता भी अंदर मर जाते, और हमारे कुछ कायर नेता भी अंदर भर जाते। ये तालियां उठे तो मैं शायद कुछ पढ़ पाऊंगा। और हमारे कुछ कायर नेता भी अंदर भर जाते, और हमारे कुछ कायर नेता भी अंदर भर जाते। जाने किस दिन नींद खुलेगी अपनी कायर दिल्ली की, कितने सैनिक भेंट चढ़ेंगे खूनी डायर दिल्ली की, कितने सैनिक भेंट चढ़ेंगे खूनी डायर दिल्ली की। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए, सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए, सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए। उनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर घोंपे, और मुशर्रफ की झोली में गद्दारों के सिर सौंपे, और मुशर्रफ की झोली में, और मुशर्रफ की झोली में गद्दारों के सिर सौंपे। तभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा। लेकिन बात वही है, सीमा रेखा नहीं लांघेंगे, सीमा रेखा नहीं लांघेंगे। और विधायक जी ऐसा कहते कहते अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद राजनीतिक सीमा रेखा के बाहर खड़े हो गए। मैं तो इस कुमार से पूछता हूं कई बार, यार तू दिल्ली रहता है, अटल जी सीमा रेखा क्यों नहीं लांघते? कड़ा यार तू समझता नहीं, वीर रस का आदमी है, सीमा और रेखा दोनों स्त्रीलिंग है, और अटल जी ब्रह्मचारी हैं। अगले ने जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करा। मैंने कहा छोड़, अब तो गुरु गोविंद सिंह का बेटा सिंहासन पर बैठा है, अब तो गुरुपुत्र सिंहासन पर बैठा है, अब तो कश्मीर की समस्या सुलझ जानी चाहिए थी। मैं मुल्क की राजनीति के सबसे बड़े व्यक्ति पर सलीके से उंगली उठाने जा रहा हूं। कोई नाम नहीं लूंगा कि मनमोहन सिंह जी क्यों नहीं कर पाए, और मैं दावा करता हूं एक भी ऐसा श्रोता नहीं होगा जो समझ नहीं जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं बहुत जल्दी पढ़ूंगा इन लाइनों को, आप बहुत जल्दी ताली इसलिए बजा देना। मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े आदमी है, हम बहुत छोटे कलमकार हैं, उनकी इज्जत बाकी रह जाएगी, हमारा उर्मिलेश जी के कुनबे में पैदा होने का दायित्व पूरा हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, सुनना, क्यों नहीं पकड़ पाए, समझ रहा इशारे को, कि शांत हिंसा वाली भाषा जनता समझ नहीं पाती। ऊर्जा देना मुझे इन पंक्तियों पर, मैं अच्छी लाइन कहता हूं कि शांत हिंसा वाली भाषा जनता समझ नहीं पाती। क्या सुभाष की भाषा तुमको बिल्कुल याद नहीं आती? मानी भूल गए हो तुम ही अपनी सिंह दहाड़ों के, जो सीने दहला देती थी सागर और पहाड़ों के, जो सीने दहला देती